क्या दक्षिण एशिया में नई स्पेस रेस की शुरुआत हो रही है? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने पिछले 16 महीनों में 6 सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। वहीं भारत भी अपने नाविक प्रणाली को पुनर्जीवित करने में जुटा हुआ है। अब यह पुनर्जीवित करने का काम कैसे होगा? तो अपने नाविक रिकवरी प्लान के तहत भारत ऐसा कर रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्पेस रेस है वो भी दिखाई दे रही है। तो क्या नाविक के सामने कुछ चुनौतियां हैं? इन सभी पक्षों पर बात करते हैं और जानते हैं नाविक के विषय में भी कि क्या क्या दिक्कतें इसमें आ रही हैं, जिसके लिए भारत भी पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर है। हुआ यह कि दरअसल 13 मार्च 2026 को IRNSS-1F नाम का जो सैटेलाइट है वो उसकी एटॉमिक क्लॉक जो थी उस एटॉमिक क्लॉक में प्रॉब्लम आ गई। अब उस एटॉमिक क्लॉक में प्रॉब्लम आने की वजह से 13 मार्च 2026 को IRNSS-1F जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से अब नाविक की श्रृंखला में शामिल एक और सैटेलाइट जो है वो काम का नहीं रह जाता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो भारत के सामने कुछ जहां चुनौतियां हैं, वहीं ऐसे समय में इसी दक्षिण एशिया में भारत का पड़ोसी देश जो है पिछले 16 महीनों में आप देखेंगे तो ये 6वां सर्विलांस सैटेलाइट उसने लॉन्च किया है। तो ऐसी दशा में भारत इससे कैसे निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, इन सभी बातों को समझते हैं। तो चलिए भारत पाकिस्तान की नई स्पेस रेस की श्रृंखला के अंतर्गत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के जरिए आप कर सकते हैं अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी संपूर्ण रूप से, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी। इसके लिए अगर ऑफलाइन मोड में आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रयागराज और लखनऊ शाखा से आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ ऑनलाइन मोड में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। इसमें कुल 600 प्लस घंटों की क्लासेस होंगी। कोर्स शुरू होने से 3 वर्षों तक वैलिडिटी होती है इसकी, और 2 साल तक यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज आपको इसके अंतर्गत फ्री में मिलती है। इसके लिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। 8750187501 हमारा नंबर है। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च कर सकते हैं और सभी जानकारी इसके विषय में ले सकते हैं। अब चलिए देखिए, हुआ यह है कि ऐसे ही समय में जहां पर इसरो लगातार इस तकनीकी खामी से निपटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो बात आई 13 मार्च 2026 की, जब IRNSS-1F नामक सैटेलाइट में उसकी एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया। आपको बता दें कि एटॉमिक क्लॉक इस तरह की सैटेलाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि एक सटीक समय की जानकारी देता है। उस सटीक समय की वजह से ही सही लोकेशन की जानकारी मिलती है। अब इसमें अगर आप देखें तो नाविक के 3 ही सैटेलाइट मौजूदा समय में काम कर रहे हैं। तो 3 सैटेलाइट हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट नहीं है, यानी कि सक्रिय सैटेलाइट की संख्या मिनिमम 4 होनी चाहिए, तभी हम इसके विषय में सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए कैसे तैयारी कर रहा है इसरो? तो इसरो कर रहा है इसके लिए कि नाविक रिकवरी प्लान चला रहा है। नाविक रिकवरी प्लान क्या है उसके विषय में बात करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं दरअसल इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। तो पाकिस्तान का सर्विलांस, उसका टोही और उसका सीमा क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की क्षमता जहां एक तरफ बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि भारत इसके लिए तैयारी नहीं कर रहा है। भारत अपनी क्षमता और ज्यादा बेहतर कैसे करेगा, तो उसके लिए भारत ने शुरू किया है, इसरो ने, नाविक रिकवरी प्लान। अब ये क्या है? तो इसमें दरअसल आपको जरा सा हम बताएं कि इसमें फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भारत की कैसे बेहतर हो सकती है। इसके लिए पूर्ण परिपालन दक्षता हासिल करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए भारत ने काम शुरू कर दिया है। और अब जो सैटेलाइट काम करना बंद किए हैं उनकी जगह सेकेंड जनरेशन के, यानी कि और एडवांस सैटेलाइट जो है, जिसको कि हम एनवीएस सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवीएस सैटेलाइट। ये सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट है, अब उनकी जगह तैनात किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कोई सैनिक अगर पुराना हो गया, एजेड हो गया, तो उसकी कार्य दक्षता प्रभावित होती है, तो उसको रिप्लेस करके नए और युवा लोगों को भर्ती किया जाता है सेना में। तो उसी तरह से यहां पर भी अब सेकेंड जनरेशन का एनवीएस सैटेलाइट जो होगा वो आपके पहले के जो सैटेलाइट थे, जो कि कौन से थे पहले जनरेशन के, IRNSS, उस जनरेशन को रिप्लेस करेगा। अब इसमें कुछ सैटेलाइट पहले लॉन्च किए गए थे जिसमें कुछ सफल असफल रहे, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल एनवीएस सीरीज जो है अब वो रिप्लेस करने का काम करेगी, जिसमें कि एनवीएस 3, 4 और 5 को, जो कि पुराने उम्रदराज उपग्रह थे, उनको प्रतिस्थापित करेंगे और ये काम करेंगे। अब ये क्यों फायदेमंद है, इस पर जरा सा बात कर लें। तो इसमें L1 फ्रीक्वेंसी बैंड का ये को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि जो L1 फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, ठीक, इसको ये सपोर्ट करते हैं। अभी ये क्यों खास होता है? तो L1, अगर हम बैंड की बात कर लें, देखिए एक तो होता है आपका L1 बैंड और एक होता है आपका L5 बैंड, ठीक। तो L1 बैंड जो होता है वो 1575.42 मेगाहर्ट्ज, 1575.42 मेगाहर्ट्ज पर ये काम करता है, और दूसरा L5 बैंड जो है वो 1176.
1176 ये 4-5 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। ठीक, तो ये अलग अलग बैंड होते हैं। अब जो पुराना नाविक था, यानी पुराना नाविक कौन सा था, तो पुराना था IRNSS1 सीरीज जो थी, उसकी हम बात करें अगर IRNSS1 सीरीज जो थी, ये क्या करती थी, तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये काम करती थी L5, पुराना जो था L5 और S बैंड पर काम करता था, यानी कि वो L5 और S इन दो बैंड पर काम करता था। अब यानी कि सिग्नल इस बैंड पर ही वो प्रदान करता था। लेकिन ये जो नया है, जो नए हम NVS सीरीज के रिप्लेस करेंगे, ये क्या करेगा, ये नए जब L1 बैंड से भी ये कनेक्ट होगा, यानी कि इससे भी कनेक्ट होगा। अब इससे कनेक्ट होने का फायदा क्या होगा, इससे कनेक्ट होने का फायदा यह होगा कि L1 बैंड को सपोर्ट करने की वजह से, चूंकि जीपीएस जो है, जो अमेरिका का जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, वो इसी बैंड पर काम करता है। तो ज्यादातर जो मोबाइल होती हैं वो इसी बैंड से क्या होती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं। तो अब एनवीएस भी अगर L1 बैंड से भी जुड़ेगा, और ऐसा नहीं कि L5 से नहीं जुड़ेगा, L1 के साथ साथ L5 और S बैंड को भी सपोर्ट करेगा। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर जो मोबाइल हैं वो भी, इसरो ने रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक भी विकसित की, उस पर बात करेंगे। तो L1 के जुड़ने की वजह से ज्यादातर मोबाइल भी सपोर्ट करेंगे। तो पहला फायदा तो ये है। दूसरा यह है कि हमने स्वदेशी रूप से जो एटॉमिक क्लॉक है उसको भी डेवलप कर लिया है। तो इसरो ने क्या किया है, एक रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक जो है उसको डेवलप कर लिया है। तो पहला स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक है ये। अब उससे यह फायदा होगा कि विदेशी तकनीकी पर निर्भरता कम होगी, और हमारे पास ऐसा स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक है जिसको कि हम इन सैटेलाइट्स में लगा पाएंगे। यानी कि एटॉमिक क्लॉक की वजह से जो समस्या आ रही थी, अब वो समस्या भी नहीं आएगी, और वो भी पूरी तरह से स्वदेशी होगा, यानी कि विदेशी चीजों पर निर्भरता नहीं रहेगी हमारी। तो इसकी वजह से अब हम और एडवांस होने वाले हैं, और ज्यादा हम जीपीएस की तुलना में हम होने वाले हैं और बेहतर होने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप जीपीएस जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है। इसी तरह से आपने देखा होगा रूस का जैसे ग्लोनास है। ठीक, इसी तरह से आपने यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। ठीक, इस तरह से आपने सुना होगा नाम चीन का बेइडू है। ठीक ना, तो अगर चाहे आप हम अमेरिका के जीपीएस की बात कर लें, गैलीलियो की बात कर लें यूरोपियन यूनियन की, या बेइडू की बात कर लें चीन की। अब चीन का जो बेइडू है वो 40+ सैटेलाइट्स के माध्यम से काम करता है। वहीं पर बाकी ऊपर के जो अमेरिका और आपके यूरोपियन यूनियन के हैं, ये भी 20+ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जापान का जैसे QZSS है, और ये सारे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। अब भारत क्या करेगा, भारत अपने जो नए सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च करेगा, जिसमें कि NVS-03, NVS-04, NVS-05 है, जो कि पुराने जो हमारे सैटेलाइट थे उनकी जगह उनको रिप्लेस करेंगे। अब देखिए, इसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए और ज्यादा समझने के लिए थोड़ा सा आप नाविक के विषय में भी जान लीजिए। दरअसल नाविक है क्या, नाविक सिस्टम क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो इसके लिए आप जाइए 1999 में, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था। उस कारगिल युद्ध में क्या हुआ, हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह थी जीपीएस पर, जो कि अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर। अब अमेरिका ने क्या किया, उससे हमको वंचित कर दिया। ऐसी दशा में एक सीख मिली, एक सबक मिली, और 2006 से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। नाविक जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दी गई, और इस मंजूरी का ही परिणाम ये है, जिसमें कि प्रगति का सफर है, ये लगातार चल रहा है। इसको और ज्यादा हम अपग्रेड कर रहे हैं। इसको IRNSS या नाविक दोनों कहा जाता है। अगर देखें तो ये है क्या, तो बेसिकली क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसको कि हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, जिसको कि IRNSS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको कहा जाता है। अब भारत और इसकी सीमाओं के बाहर अगर आप चले जाएंगे, यानी भारत के अंदर की बात छोड़ दीजिए, भारत के सीमाओं के अगर बाहर चले जाएंगे तो भी 1500 किलोमीटर की रेंज तक ये काम करता है। ये स्वदेशी रूप से विकसित क्या है, क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। किसी भी चीज के जैसे जीपीएस काम करता है, समझ लीजिए कि हमारे देश का स्वदेशी जीपीएस है। ठीक, अब और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्षेत्र की जो सटीक जानकारी देने की स्थिति है, वो भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो 5 से 10 मीटर तक की सटीक जानकारी देगा। यानी कि अगर यहां की जानकारी दे रहा है तो 5 से 10 मीटर का ही इसमें हम कह सकते हैं कि चारों तरफ इसमें विचलन हो सकता है। और वहीं पे भारतीय सीमा के अगर बाहर की बात करेंगे तो लगभग 20 मीटर तक, यानी लगभग ये इतने एरिया के बारे में सटीक जानकारी, सटीक उसकी पोजिशनिंग क्या है वो जानकारी देता है। तो ये है क्या नाविक, बेसिकली क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उसी का फुल फॉर्म नाविक है। ठीक, तो यहां पर IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या इसकी बोलचाल की भाषा में हम नाविक कहते हैं, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसको कहा जाता है। ठीक,
इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और 99 में जब कारगिल वार हुआ उसके बाद से सबक हम लेकर इसको विकसित किए हैं। अब इससे ये सटीक पोजिशनिंग और नेविगेशन और समय संबंधी जानकारी प्रदान करने लगा और भारत का क्षेत्रीय रीजनल जीपीएस इसको माना जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इसकी दो पीढ़ी है। एक पहली पीढ़ी जो है उसको IRNS श्रृंखला कहा जाता है, IRNSS श्रृंखला इसको कहा जाता है। वर्ष 2013 से 18 के समय में आप देखेंगे IRNSS 1A से लेकर B, C, D, E, F, G, ठीक, यहां तक ये भेजे गए। ये सभी उपग्रह थे। उसमें फिर से एक सैटेलाइट रिप्लेसमेंट सैटेलाइट के तौर पर इसमें IRNSS 1I को भेजा गया था, ठीक। और इसी में जो दूसरी पीढ़ी है उस दूसरी पीढ़ी को हम एनवीएस श्रृंखला कह रहे हैं, जिसकी बात अभी की गई है, ठीक। तो यहां पर IRNSS जो 1 श्रृंखला है ये क्या है, ये पहली पीढ़ी है, ठीक। और ये क्या है, ये सेकेंड जनरेशन है। तो जाहिर सी बात है जो सेकेंड जनरेशन होती है वो और ज्यादा क्या होती है, एडवांस होती है। अब देखिए इसमें जो सेकेंड जनरेशन है उसमें NVS 01 जो था वो मई 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक। तो NVS 01 जो है वो कब लॉन्च किया गया, मई 2023 में लॉन्च भी किया गया। इसकी खास बात क्या है कि इसमें स्वदेशी रूप से जो विकसित एटॉमिक क्लॉक है वो लगी हुई है और L1 बैंड को भी ये सपोर्ट करता है, जिससे मोबाइल फ्रेंडली हो जाता है, ठीक। तो इसमें आप जानते हैं कि एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सैटेलाइट का, जो कि सटीक समय बताता है, क्योंकि बिना सटीक समय के सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं हो सकती है। इसमें NVS 02 की बात करें तो NVS 02 भी जनवरी 2025 में जो है लॉन्च किया गया था, ठीक। तो जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया NVS 02, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से उसमें थोड़ी खामी रही, वो सफल नहीं हुआ। फिर NVS अगर इसके आगे की बात करें तो NVS 03, 4 और 5 को 2026-27 तक भेजे जाने की प्लानिंग है, यानी कि इसको आगे तक हम कह सकते हैं कि 3, 4 और 5 NVS 03, 04 और 05 इसको भेजे जाने के लिए नियोजित है, यानी कि भेजा जाना तय है 2026-27 तक। तो ऐसा नहीं है कि भारत अपनी तैयारी नहीं कर रहा है, यानी कि पिछले 16 महीनों में अगर 6 सैटेलाइट से पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अपनी स्पेस रेस के माध्यम से अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्शा रहा है, तो भारत इसमें पहले से ही, भारत के पास नाविक है, भारत इस अपनी आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही ये हमारे सेकेंड जनरेशन वाले सैटेलाइट सफलतापूर्वक जाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर बढ़त और बेहतर और ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे इस पोजिशनिंग सिस्टम को लेकर। तो ये कुल मिला के ये समाचार था, ये न्यूज थी, इसके आलोक में हमारी ये बात आज की केंद्रित थी। अब चलिए नाविक के विषय में आप देखिए एक तथ्य और कि ये 2 प्रकार की सेवाएं देता है, यानी कि स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस देता है जिसमें कि आम नागरिकों के लिए वो सुविधा होती है, ठीक, जैसे कि लोकेशन वगैरह की जानकारी, और दूसरा ये देता है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, यानी कि जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए होता है, ठीक। तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जैसे स्थल हो गया, जल हो गया या वायु, तीनों ही परिवहन में इस्तेमाल होता है। साथ साथ अगर कहीं आपदा प्रबंधन की स्थिति आ गई, मछुआरों की सहायता करना है, सैन्य संचालन करना है, वाहन को ट्रैक करना है, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये इसके फायदे होते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। 13 मार्च 2026 को किस उपग्रह की अंतिम एटॉमिक क्लॉक बंद हो गई? विकल्प आपके सामने है, IRNSS 1E, IRNSS 1F, NVS 01 या IRNSS 1G। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।